जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 12 की लेसन 10 की, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। दोस्तों, इस लेसन को अपन NCERT के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा लेसन कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो के अंदर पूरा लेसन अपन कवर करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे अपन तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है आपका। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये बता रखा है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है ना। प्रकाश की प्रकृति बताने वाले कुछ विभिन्न सिद्धांत बताए गए हैं। तो पहले सिद्धांत का नाम है आपके न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत होता है, से सूक्ष्म व हल्के कणों का उत्सर्जन होता रहता है। कैसे कणों का उत्सर्जन होता रहता है? सूक्ष्म और हल्के कणों का उत्सर्जन होता रहता है। इन हल्के कणों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कणिका कहा जाता है। ठीक है। ये जो कणिकाएं होती है वो प्रकाश के वेग से चारों ओर गमन करती है। ये जो कणिकाएं हैं वो किस वेग से? प्रकाश के वेग से, प्रकाश के वेग से चारों ओर गमन करती है। जब ये कणिकाएं हमारे आंख के रेटिना से टकराती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये जो कणिकाएं हैं, जो स्रोत है, प्रकाश स्रोत, उनको अपन ने कणिकाएं बोला। ये जो कणिकाएं हैं अपने रेटिना से अगर टकराती है तो हमें कौन सी सारी वस्तुएं अपने को दिखाई देती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सरल रेखा में संचरण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी। लेकिन मतलब कि अगर इस सिद्धांत को माने, कौन से सिद्धांत को? कणिकावाद के सिद्धांत को अगर माने अपन, तो कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या कर सका ये? तो याद रखना है अपने को। सरल रेखा में प्रकाश के संचरण की व्याख्या कर दी, परावर्तन की व्याख्या कर दी, अपवर्तन की व्याख्या कर दी, लेकिन व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर सका, विवर्तन की व्याख्या नहीं कर सका और ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया है? कणिकावाद के सिद्धांत से किन घटनाओं की व्याख्या कर सका? तो प्रकाश के सरल रेखा में संचरण, प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश की अपवर्तन, इन तीनों की तो व्याख्या कर दी, लेकिन व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर सका, विवर्तन की व्याख्या नहीं कर सका और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सका। कौन सा सिद्धांत? कणिकावाद का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत आता है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन, हाइगेन के तरंग सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कैसे चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रकाश किस रूप में चलेगा? तो प्रकाश तरंगों के रूप में चलेगा। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर, कोई भी प्रकाश स्रोत मान लेते भाई ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से तरंगे निकल रही है। तो ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में किस चाल से? प्रकाश की चाल से चलती है। मान लो भाई इधर ये स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, तो ये प्रकाश क्या जाएगा? सभी दिशाओं में जाएगा। और कौन से वेग से जाएगा? तो प्रकाश के वेग से जाएगा, प्रकाश के वेग से गमन करेगा। ये तरंगे ईथर नामक, ध्यान रखना इस माध्यम की बात करेंगे पर, ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। क्या बोला गया? हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन तरंगों को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता बताई गई है। इस माध्यम का नाम अपने को याद रखना है, ईथर माध्यम की कल्पना की गई, जो कैसा होता है? काल्पनिक माध्यम होता है। ठीक है साहब। इस माध्यम को कैसा माना गया? तो बारहीन माना गया, पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया। आपको पूछा जा सकता है कि जो काल्पनिक माध्यम था उसकी क्या विशेषता थी? तो वो जो काल्पनिक माध्यम था वो बारहीन था और कैसा था? पूर्णतः प्रत्यास्थ था। ठीक है साहब। इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की सफल व्याख्या की जा सके। ध्यान रखना है, परावर्तन को भी समझा दिया, अपवर्तन को भी समझा दिया, व्यतिकरण को भी समझा दिया, विवर्तन को भी समझा दिया, ध्रुवण को भी समझा दिया, लेकिन कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव और स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर सका। कौन सा सिद्धांत नहीं कर सका? हाइगेन सिद्धांत नहीं कर सका। ठीक है साहब। फिर बात आती है नया सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं अपन, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत।
तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कैसे चलता है साहब? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है साहब। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो त्रिविमीय तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? त्रिविमीय तरंगे होती है, जिसमें विद्युत का क्षेत्र, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के लंबवत कैसे गमन करते हैं? लंबवत एवं समान कला में कंपन करते हैं। प्रकाश की प्रकृति कैसी मानेगी? अनुप्रस्थ प्रकृति मानेगी। किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग? मैक्सवेल सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखना है, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत क्षेत्र ही हमारी आंख की रेटिना को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लेकिन जो हमारी आंख की रेटिना को जो प्रभावित करता है वो केवल और केवल करता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ही हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित करता है। चुंबकीय क्षेत्र हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित नहीं करता है। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। आगे की तरफ अपन देखते हैं, चौथा सिद्धांत अपन पढ़ते हैं। चौथे सिद्धांत का नाम है आपके प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में संचरित होता है। कैसे संचरित होता है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, और इन्हीं पैकेट्स को क्या बोलते हैं? अपन बंडल बोलते हैं, के रूप में कैसे होता है? संचरित होता है, जिन्हें ऊर्जा के क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। और इन्हीं छोटे छोटे बंडलों को क्या बोला जाता है? क्वांटा बोलो या फोटोन बोल दो। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का मान उनकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। प्रकाश की ऊर्जा कौन है? ई है, और आवृत्ति कौन है? न्यू है। तो ई समानुपाती न्यू, मतलब ऊर्जा जो है, ई कौन है यहाँ पे? ऊर्जा है, और न्यू यहाँ पे कौन है? आवृत्ति। तो ऊर्जा जो होती है वो किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है। समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है एच, और एच को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्लांक स्थिरांक। क्या बोलेंगे? प्लांक स्थिरांक, जिसका मान होता है आपका 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की क्या की जा सकी? व्याख्या की जा सकी। अब साहब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त जो चार सिद्धांत पढ़े, उपरोक्त चार सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सिद्धांत प्रकाश की कौन सी प्रकृति बताता है? कणीय प्रकृति बताता है। तथा कुछ सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति बताता है। मतलब कुछ सिद्धांत में प्रकाश कण के रूप में गमन कर रहा है, कुछ सिद्धांत में प्रकाश तरंग के रूप में गमन कर रहा है। कोई भी सिद्धांत प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सक रहा है, इसलिए प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैती है। द्वैती मतलब ड्यूल नेचर है। कैसी नेचर है? दोहरी नेचर है, अर्थात तरंग प्रकृति भी है और कण प्रकृति भी है। तो अपने पास में यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला अपने को? प्रकाश जो होता है वो द्वैती प्रकृति का होता है, ड्यूल नेचर का प्रकाश होता है, जिसमें कुछ घटनाओं में तरंग की भांति काम करेगा और कुछ घटनाओं में ये कण की भांति काम करेगा। तो यहाँ पे प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में अपने को पता चलता है। अब आता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को डिटेल में दे रखा है आपके। तो पढ़ते हैं अपन हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में माना। याद रखना है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। लेकिन हाइगेन ने कैसी मानी थी? हाइगेन ने मानी थी अनुदैर्ध्य, जिसे संचित होने के लिए ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की गई। कौन सा माध्यम माना था? ईथर। इस इधर ईथर नामक माध्यम को क्या माना गया? सर्वव्यापी में सभी जगह विद्यमान है, पूर्णतः प्रत्यास्थ भी है और नगण्य गलत वाला माना गया। कैसे जाना गया? नगण्य गलत वाला माना गया। इस सिद्धांत के निम्न दो भाग हैं। तो पहले भाग को अपन देखते हैं। हाइगेन का पहला भाग है हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? दो भाग है। पहला सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तरंगाग्र। अभी तरंगाग्र क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे एक ही समान कला में हो। ध्यान रखना, ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर सभी प्रकाश तरंगे
सभी प्रकाश तरंगे जो होती है वो समान कला में होगी। कैसी होगी? समान कला में। उसे क्या बोलेंगे? तरंगाग्र। हाइगेन ने यह बताया कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में क्या होता है? संचरित होता है। कुल मिला के प्रकाश किस रूप में संचरित होगा? तरंगाग्र के रूप में। ये किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन? हाइगेन्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब ये तरंगाग्र के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग। तरंगाग्र विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पहला रूप क्या है? गोलीय तरंगाग्र। तो ऐसा तरंगाग्र जो किसी गोले के रूप में हो। देखो ये गोला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ऐसा तरंगाग्र जो किसी गोले के रूप में हो, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। गोलीय तरंगाग्र बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो एक दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? बिंदुवत। ये जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत। तो जहां जहां बिंदुवत प्रकाश स्रोत होगा, वहां से कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा अपने को? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। प्रकाश तरंगे सदैव तरंगाग्र के लंबवत संचरित होती है। भाई ये प्रकाश तरंगे होगी, ये देखो प्रकाश तरंगे यहाँ से निकल रही है। ये जो प्रकाश तरंगे यहाँ से निकल रही है वो इस तरंगाग्र, ये कौन है? तरंगाग्र। ये इस तरंगाग्र कैसे निकल रही है? लंबवत निकल रही है। कैसे निकल रही है? लंबवत निकल रही है। तो मैं कह सकता हूँ प्रकाश किरण और तरंगाग्र के बीच में कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये लंबवत निकलती है। और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो तरंगाग्र है। यहाँ सभी कण जो होंगे वो समान कला में क्या कर रहे होंगे? कंपन कर रहे होंगे। इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने? तरंगाग्र बोल दिया। ये जो पूरा दिख रहा है वो क्या है? पूरा का पूरा तरंगाग्र। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि गोलीय तरंगाग्र क्या होता है। दूसरे नंबर का तरंगाग्र है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार, तीन प्रकार के तरंगाग्र। गोली पढ़ लिया, बेलनाकार पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा तरंगाग्र जो किसी बेलन के रूप में हो, दिख रहा होगा एक बेलन दिख रहा है आपको, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। बेलनाकार तरंगाग्र रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न होता है। वो जो पड़ा था वो बिंदु स्रोत था, और ये रेखीय। देखो ध्यान से, एक पूरा लग रहा है ट्यूबलाइट रखी हुई है। ये पूरी की पूरी दिख रही हो क्या है? ट्यूबलाइट की रोड है। इससे देखो प्रकाश निकल रहा है सभी दिशाओं में, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। जो प्रकाश समान कला में कंपन कर रहा है उन सभी को मिला दिया मैंने। देखो ये समान कला वाले को क्या कर दिया? मिला दिया। तो जो जो समान कला में कंपन कर रहे हैं उन सभी को क्या कर दो? ऐसा मिला दो। तो ऐसा लग रहा है ये बेलनाकार तरंगाग्र बन रहा है। देखो ध्यान से, इन सभी को मिला दिया अपन ने। तो ये तरंगाग्र कैसा दिखेगा आपको? बेलनाकार तरंग दिखागा। और स्रोत कैसा होना चाहिए? रेखीय स्रोत होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आपका समतल तरंगाग्र। तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपन समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या होता है? तो ऐसा तरंगाग्र जो किसी समतल के रूप में हो। देखो एक समतल दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, ये सब प्लेन दिख रहे हैं। समतल तरंगाग्र कहलाता है। जब बिंदुवत या रेखीय प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो। कहाँ हो? अनंत पर। जैसे मतलब ये बल्ब मान लो, और ये अभी ट्यूबलाइट की बात की थी, वो ट्यूबलाइट मान लो। ये दोनों कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो जब ये अनंत पर स्थित होते हैं तो जो तरंगाग्र बनता है वो तरंगाग्र कैसा बनता है आपका? समतल तरंगाग्र बनता है। ठीक है साहब। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ये तरंगाग्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रकाश किरण है, ये देखो प्रकाश किरण निकल रही है, वो इस तरंगाग्र कैसे निकल रही? लंबवत निकल रही। ये वाला कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र कैसे निकलती है? लंबवत निकलती है। ठीक है साहब। अब बात आती है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तरंगाग्र का सिद्धांत तो अपन ने देख लिया। अब देख रहे हैं अपन द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत को समझने के लिए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा अपने को। इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत? द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। प्रकाश तरंगा के रूप में संचरित होता है। प्रकाश किस रूप में संचरित होता है? तरंगाग्र के रूप में, जिसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। देखो प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु, मतलब मान लो ये स्रोत था, स्टार्टिंग में क्या था? बिंदुवत स्रोत था। तो ये जो तरंगाग्र बना, कौन सा वाला? बी वाला है तरंगाग्र बना। ये कहलाता है आपका प्राथमिक तरंगाग्र। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये कौन सा तरंगाग्र है? इसकी वजह से जो तरंगाग्र बना वो। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक बिंदु, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इसका प्रत्येक बिंदु, मतलब रेड कलर जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके आता, इसका प्रत्येक बिंदु नए स्रोत। देखो ध्यान से, मैं अलग पेन से बना लेता हूँ। यहाँ देखो एक नए स्रोत की भांति दिख रहा है। ये जो दिख रहे हैं आपको डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे कौन दिख रहे हैं आपको? नए स्रोत। ऐसा लग रहा है यहाँ पे नए स्रोत रखे हुए हैं। जहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूँ वहां सब जगह क्या लग रहा है अपने को? नए स्रोत। नए स्रोत की भांति कार्य करता है।
जिससे निकलने वाले प्रकाश को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब देखो यहाँ से तरंगे निकली, ये देखो ऐसे तरंगे निकल रही है, रेड पेन यूज कर लेते हैं। ये जो तरंगे निकल रही है, या कुछ चेंज कर लेते हैं पेन। ये जो तरंगे निकल रही है, इन तरंगों को अपन क्या बोल रहे हैं? इन तरंगों को अपन बोल रहे हैं, यूज कर लेते हैं ये वाला। ये जो तरंगे निकल रही है, ये तरंगे क्या कहला रही है आपकी? ये तरंगे कहला रही है आपकी द्वितीयक तरंगिकाएं। ये जो दिख रही है ना आपको, ये सारी तरंगिकाएं क्या कहला रही है? द्वितीयक तरंगिकाएं। ये सारी द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है साहब। द्वितीयक तरंगिका किसे बोल रहे हैं? जो आपका तरंगाग्र था, प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की भांति काम किया, यहाँ से तरंगे निकली, इन तरंगों को क्या बोला? द्वितीयक तरंगिका। देखो ध्यान से, ये स्रोत कैसा था? बिंदु। और ये रेखीय स्रोत की बात करते हैं, तो ये देखो नया स्रोत बन गया यहाँ पे, और यहाँ से नया स्रोत बन गया, तो यहाँ से तरंगे निकल रही है। इन तरंगों को क्या बोला अपन ने? द्वितीयक तरंगिका है। अब द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे वाले भाग, देखो ये आगे वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है? पीछे वाला भाग। इसी प्रकार ये वाला कौन सा भाग है? आगे वाला भाग। और ये वाला भाग कौन सा? पीछे वाला भाग। तो यहाँ पे भी समान कला वाले को क्या करेंगे? अपन मिला लेंगे। ये जो समान कला वाले दिख रहे हैं, इनको अपन बोलेंगे द्वितीयक तरंगाग्र। क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है साहब। जो समान कला में इनके भी कंपन करेंगे, उसको अपन द्वितीयक तरंगाग्र बोलते हैं। अब बात आती है आपके हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा अपने को। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपन बात कर रहे हैं, परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। किसकी व्याख्या कर रहे हैं? परावर्तन की। तो देखो ध्यान से, ये जो किरण आ रही है, ये वाली देखो ध्यान से, ये वाली किरण आई, इसी प्रकार इधर वाली किरण आई। अभी तो भाई किरणें हैं, यहाँ अपन तरंगाग्र का कंसेप्ट देख रहे हैं। आपको एक सतह दिख रही होगी, सतह जो दिख रही है आपको, एम डैश सतह दिख रही है, ये सतह हो गई साहब। इस पे आके प्रकाश गिरा, देखो यहाँ पे गिरा एक प्रकाश, और यहाँ पे गिरा। अब अपने को यहाँ पे तरंगाग्र का कंसेप्ट यूज करना है। तरंगाग्र क्या होता है? तो आपने देखा होगा किरण के लंबवत रेखा, तो यहाँ पे ए बी कौन हो गया? तरंगाग्र हो गया। ए बी कौन है? तरंगाग्र। अभी अपने पढ़ा तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या करेगा? नए स्रोत की भांति काम। तो ऐसा मानेंगे भाई, बी से और ए से क्या निकलेगी? किरणें निकलेगी। बी से किरणें जाएगी इस तरफ, और ए से किरणें जाएगी टकरा के उस तरफ, क्योंकि परावर्तन पड़ रहे हैं। तो अपने को ध्यान ही रखना है, बी से जो तरंगे निकली है, वो तरंगे कहाँ तक पहुंच रही है? बी डेश तक पहुंच रही है। तो उसी प्रकार ए से तरंगे कहाँ पहुंचेगी? ए डेश पे पहुंचेगी। भाई जितने समय में बी से निकलने वाला प्रकाश बी डेश तक पहुंचेगा, उतने ही समय में ए से निकलने वाले प्रकाश कहाँ पहुंचेगा? ए डेश पे पहुंचेगा। तो देखो ये प्रकाश कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। उतने ही समय में ये वाला प्रकाश कहाँ पहुंच जाएगा? उतने ही समय में ये वाला प्रकाश यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख दिया होगा, ए बी कौन हो गया? आपतित तरंगाग्र, और ए डैश बी डैश कौन हो गया? परावर्तित तरंगाग्र। ये बाद वाला तरंगाग्र। तो कोण भी बनाना पड़ेगा। ये जो आई कोण दिख रहा है आपको, ये आई कोण दिख कहलाएगा आपका आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। अभी ये कोण आई है, तो ये वाला कोण भी क्या रहेगा? आपका आई रहेगा। उसी प्रकार ये वाला कोण कहलाएगा आपका अपरावर्तन कोण, तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। 90 डिग्री का कंसेप्ट अगर चाहो तो इसको समझ सकते हैं अपन। कैसे समझेंगे 90 डिग्री कंसेप्ट लगा के? चलो आइए समझते हैं। देखो कंसेप्ट क्या लगेगा। यहाँ कितना डिग्री दिख रहा है? सर यहाँ 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री दिखेगा अपने को? 90 डिग्री दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक अंतर कोण है। अब 90 में से आई चला गया, देखो ये आई चला गया 90 में से, तो ये क्या बचेगा आपका? सर ये दिखेगा हमें 90 माइनस आई। क्या दिखेगा? 90 माइनस। अब ये 90 माइनस है, ये टोटल कितना होता है? 90 होता है। तो ये यहाँ लंब दिख रहा है ना आपको एक, तो 90 में से ये देखो यहाँ पूरा 90, 90 में से 90 माइनस आई गया, क्या बचेगा? आई बचेगा। तो ये वाले कोण को अपन क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने कुल मिला के यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज करना है? अपने को कंसेप्ट यूज करना है, त्रिभुज लेना है अपने को ए बी और बी डैश। दूसरा त्रिभुज लेना ए डैश और बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम प्रूव कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए समझते हैं। पहले थोड़ी भाषा देख लेते हैं। माना कोई समतल तरंगाग्र ए बी, देख रहा होगा डायग्राम में, ए बी तरंगाग्र अंतरा पर से टकराकर तरंगाग्र ए डैश बी डैश, देखो ये रहा ए डैश बी डैश के रूप में क्या होता है? परावर्तित होता है। जब तरंगाग्र का बिंदु ए डैश पे पहुंचता है, बताया था, ए वाला कहाँ तक पहुंचता है? ए डैश तक पहुंचता है। तो उसी समय से बी से निकलने वाला प्रकाश कहाँ पहुंचेगा? उसी समय बी से निकलने वाला प्रकाश कहाँ पहुंचेगा?
बी डैश पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने समय में पहुंचेगा प्रकाश, उतने समय में ये प्रकाश कहाँ पहुंच जाएगा, ए डैश तक पहुंच जाएगा। तो ये कंसेप्ट बन गया आपका। अब यहाँ पे अपन वो आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन के लिए। तो चित्र जो बना था उसी चित्र को अपन यहाँ यूज कर लेंगे। देखो ध्यान से, माना इसमें लगा समय, कौन सा लगा समय, देखो आपके सामने वो चित्र बना रहा हूँ केवल। ऐसा था एक तो, एक ऐसा था। इसका नाम क्या रखा था आपने, ए, इसका नाम रखा था ए डैश, इसका नाम रखा था बी, इसका नाम रखा था आपने बी डैश। माना इसमें लगा समय टी है, कहाँ से कहाँ तक का लगा समय टी है, मतलब जो प्रकाश बी से कहाँ पहुंच रहा है, बी डैश पे, और जो प्रकाश ए से कहाँ पहुंच रहा है, ए डैश पे। यहाँ से लगा जो समय है वो कितना है, टी है। प्रकाश का वेग कितना माना अपन ने, सी है। तो दूरी बराबर होता है, आप जानते हो, 4 × समय। ए डैश कितना होगा, ए से लेके ए डैश तक होगा दूरी बराबर 4 × समय। तो बी बी डैश भी कितना होगा, सी टी होगा। ए डैश मतलब ए से लेके ए डैश तक की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। ठीक है सर। अभी ए डैश और बी डैश दोनों क्या है, बराबर है, सी टी। अब दो त्रिभुज देखो आप ध्यान से, ए डैश बी डैश, ए ए डैश और बी डैश, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और दूसरा कौन सा है, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। इस त्रिभुज में ये वाला हिस्सा जो कॉमन आ रहा है आपको, ठीक है। ए बी डैश बराबर ए बी डैश, देखो दोनों में आ रहा है, ये दोनों हिस्सों में आ रहा है, तो उभयनिष्ठ हो गया। ए डैश बराबर बी बी डैश, अभी देखा अपन, ये दोनों बराबर है, ए डैश और बी डैश बराबर है। और दूसरा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, देखो, क्योंकि आपने क्या बोला, तरंगाग्र। तो 3 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए, मिल गए अपने को। तो जब 3 पॉइंट अपने को मिल जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, ये जो त्रिभुज है दूसरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुज के कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के कोणों का मान अपन क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि परावर्तन की घटना में परावर्तन कोण का मान जो है, मतलब आर का मान, आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। तो आपतन कोण को, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, देखा था अपन ने चित्र, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही तल में स्थित है। यही परावर्तन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। इस प्रकार परावर्तन के अपन ने दोनों नियमों को यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब बात आती है सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, सेकंड वाला पॉइंट है आपका कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करनी है। किसकी व्याख्या करनी है, अपवर्तन की व्याख्या करनी है। अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए अपन पहले यहाँ पे चित्र को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखो डायग्राम अपने पेस्ट कर दिया है। माना एक समतल तरंगाग्र, यहाँ पे आपको एक समतल तरंगाग्र दिख रहा होगा, ए बी, है ना। ए बी जो है वो आपका क्या है, समतल तरंगाग्र। जो माध्यम, देखो यहाँ पे दो माध्यम है, फर्स्ट वाला माध्यम और सेकंड वाला, क्योंकि अपवर्तन की बात कर रहे हैं अपन। अपवर्तन की बात करेंगे तो दो माध्यम की आवश्यकता होगी। तो माध्यम एक से चलकर माध्यम दो में प्रवेश कर रहा है, देखो ध्यान से। ये जो आपका तरंगाग्र है, क्योंकि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की भांति काम करेगा। तो ये तरंगाग्र जा रहा है कहाँ, दूसरे वाले माध्यम में जा रहा है। और ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र रूप में आगे बढ़ रहा है। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश आपको एक तरंगाग्र और दिखेगा। ये देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश आपको एक तरंगाग्र और दिखेगा। ठीक है। इसे बोलेंगे आपतित तरंगाग्र, इसे बोलेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। जब तरंगाग्र का बिंदु ए, बिंदु ए डैश पे पहुंचता है, देखो ध्यान से, ए वाला तरंगाग्र का बिंदु कहाँ पहुंचेगा, ए डैश पे। उसी समय बी वाला कहाँ पहुंचेगा, बी डैश पे पहुंचेगा। मानो इसमें लगा समय कितना, टी है। तो एक माध्यम में प्रकाश का वेग c1 है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो गया, c2 हो गया। पहले वाले माध्यम में c1 माना और दूसरे वाले माध्यम में c2 माना। तो यहाँ अपन क्या करने वाले, यहाँ अपन कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं अपने। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कंसेप्ट को यूज करने वाले अपन, यहाँ इस वाले, बाकी वही है, देखो कंसेप्ट, वो आपतन कोण आई है ना। और इधर आपतन अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, आर। यहाँ एक त्रिभुज दिखेगा, त्रिभुज देखो ध्यान से, त्रिभुज लेना है अपने को ए, सॉरी, त्रिभुज लेना है अपने को
बी ए बी डैश में आपको लेना है साइन आई। क्या लेना है? साइन आई, क्योंकि एंगल है, एंगल के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब की जगह क्या आ गया? बी बी डैश आ गया, और कर्ण की जगह 90 के सामने वाला कर्ण। यहाँ देखो 90 डिग्री होता है, यहाँ यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री। 90 के सामने वाला कर्ण कौन हो गया आपका? ए बी डैश। तो साइन आई की वैल्यू मिल गई अपने को, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ले लो आप, कौन सा? ए डैश बी डैश ए में। यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन आर। क्या मिल जाएगा? साइन आर। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है? तो आर के सामने वाला है ना, एंगल के सामने वाला लंब क्या हो गया? ए डैश। ए ए डैश बटा कर्ण कितना है? वही 90 के सामने वाला कर्ण। ये हो गया कर्ण आपका ए बी डैश। समीकरण नंबर 2। अगर मैं यहाँ समीकरण नंबर 1 को और 2 को डिवाइड करता हूँ, तो आंसर आता है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू, सोल्व करने पर आएगा बी बी डैश डिवाइड बाय ए बी डैश। भाग दूंगा तो ये इंटू में हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा आपका? ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। ये से कट गया। अभी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू बी बी डैश डिवाइड बाय ए डैश। अब ध्यान से सुनना है, बी बी डैश और ए डैश कौन है? देखो ध्यान से, बी बी डैश यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो बी बी डैश एक प्रकार की दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है? वेग इंटू समय। उसी प्रकार से ए डैश क्या आएगा? ए डैश आएगा वेग। वेग कितना है? c2 है। समय कितना है? t है। तो वैल्यू आ गई अपने पास। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आई ए बी डैश की वैल्यू कितनी है? c1t। c1t ये किसकी वैल्यू है? c2t। t से t कट गया। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या आ गया? c1/c2। और इसी को अपन आगे जाके क्या बोल देंगे? स्नेल का नियम कह देंगे। देखो यहाँ पे फुल सोल्व कर रखा होगा, इसे पूरा सोल्व कर रखा भी बताया, वैसे दोनों को डिवाइड कर रखा होगा। c1t नियतांक, इसे अपन क्या बोल रहे हैं? स्नेल का नियम बोल रहे हैं, और ये अपवर्तन का ही नियम। ठीक है साहब, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट में क्या ध्यान रखना है? इस पॉइंट में अपने को ध्यान रखना है कि जब एक समतल तरंगाग्र का प्रिज्म पर आपतन होता है, ध्यान से सुनना। ये रहा भाई समतल तरंगाग्र। देखो ध्यान से, ऐसे किरणें निकल के जा रही है, किस पे गिर रहा है? प्रिज्म पे जाके गिर रहा है। तो तरंगाग्र का अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है? झुकाव हो जाता है। तो तरंगाग्र देखो अपवर्तन हो गया, तो अपवर्तन करना तरंगाग्र क्या हो जाएगा? थोड़ा झुक जाएगा। ध्यान क्या रखना है? अगर कोई समतल तरंगाग्र किस पे गिरता है? प्रिज्म पे गिरता है, तो अपवर्तित तरंगाग्र क्या हो जाता है? थोड़ा झुक जाता है। देखो थोड़ा झुक गया। इसी प्रकार उत्तल लेंस पर अगर आपतित होता है समतल तरंगाग्र, ये रहा समतल तरंगाग्र, कहाँ आपतित हो रहा है? सर समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है उत्तल लेंस पे, तो गोलीय तरंगाग्र में बदल जाएगा। देखो ध्यान से, कैसा तरंगाग्र बन गया ये? गोलीय तरंगाग्र बन गया। उत्तल लेंस पे गिरेगा तो कैसा बनेगा? गोलीय तरंगाग्र गिर जाएगा, जो किसी फोकस बिंदु एफ की ओर क्या होगा? अभिसरित होगा। देखो एफ की ओर अभिसरित हो रहा है, गोलीय तरंगाग्र बन गया। समतल को गोलीय बनाना हो तो क्या यूज कर लो? लेंस यूज कर लो। फिर सेम बात बता रखी, अवतल दर्पण पर आपतित होता है। भाई अगर अवतल दर्पण पर आपतित होता है समतल तरंगाग्र, तो परावर्तन के पश्चात गोलीय तरंगाग्र में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो देखो ये समतल तरंगाग्र है, किस पर आपतित हो रहा है? सर ये आपतित हो रहा है किस पर? अवतल दर्पण पर। ये रहा देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कैसे बदल गया ये? परावर्तित हो गया। कैसे? गोलीय तरंगाग्र। तो कुल मिला के लेंस हो चाहे दर्पण, किस में कन्वर्ट कर देता है? गोलीय तरंगाग्र में इसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डॉपलर इफेक्ट की। बट डॉपलर इफेक्ट जो है वो एनसीईआरटी के इस बार कोर्स से हटा दिया गया है, तो ये सिलेबस में अपने नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन अध्यारोपण के सिद्धांत। नया टॉपिक है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे, दो तरंगे, बहुत सारी तरंगे हो सकती है, तो जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। भाई कोई भी दो तरंगे आपस में मिलेगी तो क्या होगा? नई तरंग का निर्माण होगा, जिसका परिणामी विस्थापन, उस नई तरंग का जो परिणामी विस्थापन होगा, वो अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। मान लो भाई नई तरंग आए तो ये अलग अलग तरंगों के विस्थापन होंगे, इन सभी विस्थापनों को अपन जोड़ लेंगे तो नई तरंग का विस्थापन आ जाएगा।
बात आती है कला संबद्ध स्रोत की। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो वे प्रकाश स्रोत जिनमें चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत है। मतलब ऐसी तरंगे हैं जिनमें चलने वाला जो प्रकाश है वो कैसा है, समय के साथ नियत है। उसे अपन क्या बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत बोलेंगे। इससे आगे बढ़ाएंगे तो कला असंबद्ध स्रोत आ जाएंगे। कला सब असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो वे प्रकाश स्रोत जिनमें चलने वाला प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे, कला असंबद्ध स्रोत बोलेंगे। अब बात आती है प्रकाश के व्यतिकरण। ये छोटी छोटी सी परिभाषा है व्यतिकरण। तो जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती, ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक आवर्ती कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आयाम क्या होना चाहिए, लगभग समान। जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती व लगभग समान आयाम वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती, किधर संचरित होती है, तो एक ही दिशा में, तो अध्यारोपण से एक नई तरंग का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता कहीं पर क्या हो जाएगी, अधिकतम, और कहीं पे क्या हो जाएगी, न्यूनतम। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। मतलब दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या होगी, समान, आयाम भी क्या होगा, समान, एक ही दिशा में संचित होती हुई अध्यारोपित होगी, तो नई तरंग का निर्माण होगा, जिसकी तीव्रता कहीं पर क्या हो जाएगी, अधिकतम, और कहीं पे क्या हो जाएगी, न्यूनतम। प्रकाश की घटना को क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दो प्रकार का व्यतिकरण, एक तो संपोषी व्यतिकरण, एक है विनाशी व्यतिकरण। एक है संपोषी और दूसरा क्या है, विनाशी व्यतिकरण। अभी संपोषी व्यतिकरण देख लेते क्या होता है। केवल इसके प्रकार ही व्यतिकरण। तो ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित होती है, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे किधर, एक समान कला में क्या होती है, अध्यारोपित हो, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। समान कला में अध्यारोपित, संपोषी। संपोषी व्यतिकरण में कलांतर जो होता है वो पाई का सम गुणज, देखो यहाँ सब सम संख्या आ रही है, तो फाई बराबर क्या हो गया आपका, 2n पाई। मतलब कलांतर ध्यान रखना है, कितना होता है, 2n पाई होता है, किसमें, समपोशी में। समपोशी में कलांतर कितना, पाई का समगुणज। दूसरा आता है आपका विनाशी व्यतिकरण। सेकंड वाला व्यतिकरण कौन सा, विनाशी। तो ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक दूसरे की विपरीत कला में अध्ययन होती है, उसमें कैसा था, समान कला, इसमें कैसी कला है, विपरीत कला, तो क्या कहलाता है आपका, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर कितना होगा, पाई का सम विषम गुणज होगा। देखो विषम संख्या आ जाएगी, 2n पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये सारी कौन सी संख्या, विषम संख्या है। तो संपोषी में सम गुणज, विनाशी में विषम गुणज, n का मान रख देंगे, विषम संख्या आ जाएगी। अब व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। प्रकाश तरंगे एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उससे होना चाहिए, एक वर्णी मतलब एक ही रंग के स्रोत का प्रकाश होना चाहिए। अर्थात प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, एक ही जैसी, इसका मतलब एक वर्णीय है। प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कलांतर नियत रहना चाहिए। प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। प्रकाश तरंगों के पास में कोई, मतलब प्रकाश तरंगों के स्रोत जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, ताकि कलांतर क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। अभी जो व्यतिकरण का गणितीय रूप है, ये आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी वाले सिलेबस में इसको डिटेल में बता नहीं रखा है। तो यहाँ पे दो तरंगे मान लेंगे अपन, और दोनों तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे, दोनों को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने से इसका परिणामी आंसर आ जाएगा, ये से कह लेंगे परिणामी तरंग का आयाम y बराबर। इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता आयाम भाग देंगे तो कलांतर, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका कलांतर आ जाएगा। उसके बाद में परिणामी तरंग की क्या मिलेगी, अपने को तीव्रता मिल जाएगी। ये परिणामी तरंग की तीव्रता, और वही दो प्रकार है अपने पास में, संपोषी और विनाशी। संपोषी और अविनाशी, ठीक है। परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई।
वही वो रिपीट हो रहा है। आपको यहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बार इसको हटा रखा है। हाँ, यंग का द्विजिरी प्रयोग की बात करेंगे अपन, यंग के द्विजिरी प्रयोग। यंग का द्विचिरी या द्विचित्र रेखा चित्र प्रयोग प्रकाश के व्यतिरिक्त घटना पर आधारित है। सिलेबस में नहीं, केवल डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है कि जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यूज करते हैं अपन, वो किसी स्रोत से निकलता है, तो यहाँ पे दो स्लिट है आपके S1 S2। इन स्लिटों की सहायता से पर्दे पर कैसी फ्रिंजें बनती है, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजें बनती है ना, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती है। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में नहीं है ना, फ्रिंज चौड़ाई वगैरह सिलेबस में नहीं है आपकी। बनावट, ठीक है, कार्यविधि, फ्रिंज चौड़ाई याद करना, फ्रिंज चौड़ाई आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आरबीएसई में। खाली बस आपको फ्रिंज चौड़ाई के फॉर्मूले याद रखने हैं, जो जो भी फॉर्मूले बनेंगे वो फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो, दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये वाला फॉर्मूला है बीटा ब्राइट, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सिलेबस में नहीं है आपके। और बीटा डार्क पर दोनों फॉर्मूले याद रखना है। अब आता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको अपन बोल रहे हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन की अपन बात करेंगे। तो साहब विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना। देखो ये द्वारक दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक देखो द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक देखो द्वारक है। तो जब जब प्रकाश द्वारक पे जाके गिर रहा है, वहां से मुड़ना स्टार्ट हो रहा है, तो प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की आवश्यक शर्त है कि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब ये जो द्वारक का आकार दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो प्रकाश कैसे होना चाहिए? तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब दोनों तरंगदैर्ध्य और उसकी आयाम जो है द्वारक का, वो दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो ध्यान से, ए की वैल्यू बड़ी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो द्वारक का साइज है वो बड़ा है, तरंगदैर्ध्य की साइज छोटी है, तो यहाँ आपको विवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ए थोड़ा बड़ा है, लैम्बडा छोटा, तो भी देखने को कम मिलेगा। सबसे अच्छा जो विवर्तन देखने को मिल रहा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि द्वारक का जो आकार है वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का है, इसलिए अपने को सबसे ज्यादा विवर्तन देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब विवर्तन के भी प्रकार है साहब। विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है आपका फ्रेनल, एक कहलाता है आपका फ्रोनोफर। तो विवर्तन के दो प्रकार, फ्रेनल विवर्तन और फ्रोनोफर विवर्तन। ऐसा विवर्तन जिसमें द्वारक, द्वारक मतलब स्रोत, जो S1 S2 स्रोत थे ना आपके, और एक होता है पर्दा यहाँ से। तो ऐसा विवर्तन में द्वारक के अवरोधक की प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरी कैसी होती है? सीमित होती है, फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। मतलब दूरी जो होती है वो सीमित होती है। अगर ये दूरी कैसी हो जाए? अनंत हो जाए, तो कैसा विवर्तन कहलाता है? फ्रोनोफर विवर्तन। तो ऐसा विवर्तन जिसमें अवरोधक, अवरोधक मतलब द्वारक, और प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरी कितनी हो? अनंत हो, क्या कहलाएगा? आपका फ्रोनोफर विवर्तन कहलाएगा। एकल रेखा छिद्र प्रकाश का विवर्तन, जिसे अपन फ्रोनोफर विवर्तन भी कह रहे हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जैसे प्रकाश निकालेगा, उत्तल लेंस क्या करेगा? इसको समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से यहाँ तक एक द्वारक है, क्या है? द्वारक। ये द्वारक क्या करेगा? इन किरणों को पी पॉइंट पे ले जाके कहीं मिला देगा, तो यहाँ क्या मिलेगी अपने को? फ्रिंज मिलेगी। फ्रिंज मतलब यहाँ किरणें प्राप्त होगी अपने को, यहाँ अपने को कुछ प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। कहाँ पे? पी पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे अपने को अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। ओ पॉइंट पे कैसी तीव्रता प्राप्त होगी अपने को? अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। कहाँ पर? ओ पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण की घटना घटित हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आती है आपकी, इसको अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो इसकी क्रियाविधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें। वो क्रियाविधि को पढ़ने के लिए अपने को यहाँ पे जो रेखा चित्र माना है उसकी चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो माना ए चौड़ाई का रेखा चित्र, अभी जो अपन ने रेखा चित्र यूज किया था ना, इसकी चौड़ाई कितनी मानी अपन ने? ए चौड़ाई मानी। ऐसे ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है वो ए वाला एक रेखा चित्र है, जिसमें कुछ दूरी पर पर्दा रखा हुआ है। मान लेते भाई यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है,
यहाँ रखा हुआ आपने पर्दा। एक प्रकाश स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, वो अपने चित्र में देखा था, जिससे निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणें द्वार पर क्या होगी, आपतित, यहाँ पे आपतित हो जाएगी। द्वारक से प्रकाश तरंगा के रूप में निकलता है, जिसकी द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पर्दे पर फ्रिंजों का निर्माण होता है। तो यहाँ से तरंगे निकलेगी, वो यहाँ पे पर्दे पर क्या करेगी, फ्रिंजों का निर्माण करेगी। माना द्वारक से चलने वाले तरंगों के द्वारा पी बिंदु पर फ्रिंज का निर्माण होता है, अभी ऐसे मान के चल रहे भाई यहाँ पे फ्रिंजों का निर्माण हो रहा है। द्वारक के बिंदु ए व सी से चलने वाले तरंगों के मध्य पथांतर, इसका नाम ए रखा था, इसका नाम क्या रखा था अपन, सी। तो देखो यहाँ से चलने वाली तरंगे यूं चलेगी, और इससे चलने वाली तरंगे ऐसे चलेगी, इसका नाम क्या रखा अपन ने, सी रखा है, इसका नाम सी रखा है। चित्र एसीएम से, अब आपको ध्यान देना, देखो यहाँ एक चित्र बन रहा है, ऐसा ही एसीएम, यहाँ 90 डिग्री ना, क्योंकि लंबवत लाका, तभी तो अपने को पथांतर पता पड़ेगा। साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो ये कौन है, सी, और ये कौन है, एम। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया, ये लंब कितना है, सी एम, कर्ण कितना है, 90 डिग्री यहाँ बनाया, तो कर्ण हो गया आपका एसी, तो एसी कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। सीएम का मान कितना आएगा, एसी साइन थीटा, सीएम की वैल्यू आ गई एसी साइन थीटा। एसी की वैल्यू कितनी है, द्वारा की साइज ए है, तो ए साइन थीटा। यहाँ पे अपने को जो साइज मिली सीएम पथांतर, वो कितना मिला, ए साइन थीटा। अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट मानना पड़ेगा अपने को। माना ए व सी के मध्य तरंगों का मध्य पथांतर कितना है, लेमडा। जो ए और सी, ए यहाँ माना, सी यहाँ माना, इसके मध्य जो पथांतर आ रहा है वो कितना मान के चल रहे हैं, प्रकाश लेमडा वाला आ रहा है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटना है। इस लेमडा को कितने भागों में बांटना है, दो बराबर भागों में बांटना है। इस लेमडा को अपने को बांटना है दो बराबर भागों। तो एक भाग कौन सा होगा, ये लेमडा बाई टू, एक भाग होगा ये लेमडा बाई टू, दो भागों में बांट दिया इसको। प्रत्येक भाग का पथांतर लेमडा बाई टू होने कारण काली फ्रिंज बनेगी। क्यों, क्योंकि ये भाग जो है, इस भाग का पथांतर, इस भाग का पथांतर इस वाले भाग के पथांतर को क्या करेगा, निरस्त कर देगा, और ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे, तो यहाँ पे कैसी फ्रिंज बनेगी अपने, काली फ्रिंज। काली को बोलेंगे अधिक, तो पी पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, अधिक फ्रिंज बनती है। तो ए साइन थीटा पथांतर जो था आपका, ये ए साइन थीटा कितना माना आपने, लेमडा माना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। एन यहाँ पे फ्रिंजों के लिए पथांतर अलग अलग की बात करेंगे। ए व से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर मान लेते हैं लेमडा ने। इस बार पथांतर कितना है, इस बार जो पथांतर है वो कितना है। इसी प्रकार अपन ए व सी से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना मानेंगे, पहले अपन ने लेमडा माना था, अब अपन मानेंगे लेमडा बाई टू, 3 लेमडा बाई टू, 5 लेमडा बाई टू। तो चमकीली फ्रिंजों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा लिया था पहले अपन ने पथांतर, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा लिया था, उसी प्रकार ए साइन थीटा इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, एक बार लेमडा बाई टू, एक बार 3 लेमडा बाई टू, और एक बार क्या आ जाएगा, 5 लेमडा बाई टू। ओवरऑल अगर बात करेंगे व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप में वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमेशा विषम संख्या बनानी है अपने को, तो 2n+1 लेमडा। इस प्रकार अपन अभिवर्तन को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक है ऊर्जा वितरण, किसका ऊर्जा वितरण, व्यतिकरण के लिए ऊर्जा वितरण। तो व्यतिकरण के लिए ऊर्जा वितरण अगर अपने को देखना है, तो अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि टोटल ऊर्जा कितनी होती है। तो हम जानते हैं व्यतिकरण में फ्रिंजों की तीव्रता इतनी याद रखनी पड़ेगी आपको, आई बराबर 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। अब समपोषी व्यतिकरण के फाई का मान कितना होगा, पाई का समगुणज होगा, तो आई का मान हमेशा कितना मिलेगा, 4I0। याद रखना ये समपोषी में अगर अधिकतम तीव्रता मिलेगी, तो वो कितनी तीव्रता मिलेगी अपने को, 4I। विनाशी में वही तीव्रता क्या हो जाएगी, पाई का विषम गुणक। अगर कोस पाई में देखेंगे सारे आंसर क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो विनाशी में तीव्रता कितनी मिलेगी आपको, 0 0 तीव्रता मिलेगी। तो अगर ग्राफ देखें अपन, तो जहां जहां 0 0 तीव्रता है वहां विनाशी आ जाएगा, जहां पे अधिकतम तीव्रता वहां समपोषी। तो देखो यहाँ पे जीरो मतलब अधिकतम तीव्रता, यहाँ पे अधिकतम तीव्रता, यहाँ पे अधिकतम तीव्रता, यहाँ पे, ये सारे कौन है, समपोषी। जहां जहां विषम संख्या है, जहां जहां विषम संख्या, देखो ये सारी विषम संख्या है, वह विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम, तो अधिकतम से लेके न्यूनतम, जहां तीव्रता अधिकतम मिलेगी, देखो ध्यान से, वहां अपने को मिलेगा ब्राइट, यहाँ ब्राइट अधिकतम तीव्रता, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट। जहाँ तीव्रता क्या मिलेगी, न्यूनतम, वहां पे अपने को मिलेगा डार्क, ये डार्क, डार्क, डार्क।
ठीक है साहब। तो इस प्रकार से अपन ऊर्जा वितरण को समझ सकते हैं। समपोषी में ऊर्जा अधिकतम मिलती है, विनाशी में ऊर्जा जीरो प्राप्त होती है अपने को। वही विवर्तन का अगर आप देखते हैं, जैसे इसका देखा था अपन ने, वैसे विवर्तन का, विवर्तन के अंदर केंद्रीय फ्रिंज जो होती है उसी की होती है चमकीली ऊंची। यहाँ पे सबसे ज्यादा तीव्रता मिलती है, केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता क्या मिलती है, सबसे ज्यादा। फिर द्वितीय उच्चिष्ट की बात करें तो उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। फिर अगली उच्चिष्ट की बात करें, उसकी तीव्रता और कम हो जाती है। तो ओवरऑल अगर देखें अपन, तो एक उच्चिष्ट और ये उच्चिष्ट, दो उच्चिष्ट के बीच में क्या होता है कि निम्निष्ट, और निम्निष्ट के वहां पे बनने वाली फ्रिंज कैसी होती है, काली फ्रिंज। ये सारी फ्रिंज कैसी मिलेगी अपने को, काली फ्रिंज। तो दोनों ऊर्जा वितरण का अगर आप एक ही में समझ सकते हैं अपन। प्रकाश के विवर्तन की ध्वनि के विवर्तन से अपन तुलना करते हैं। प्रकाश का विवर्तन ध्वनि के विवर्तन से कैसे समानता रखता है। पहली समानता, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि जो द्वारक का आकार है वो अवरोधक के आकार की तरंग को भी तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। देखा भी था अपन, अवरोधक का जो आकार, अवरोधक कौन था, ए था, उसका जो आकार है वो लगभग तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 1 मीटर कोटि की होती है। कितनी होती है, 1 मीटर कोटि की होती है। हमारे व्यवहारिक जीवन में जो अवरोधक व द्वारक का आकार भी इसी कोटि का होता है। फलस्वरूप ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य है वो द्वारक के कोटि की होगी, इसलिए आसानी से हो गया। जबकि प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत कम होती है। कितनी होती है, बहुत कम। हमारे व्यवहारिक जीवन में इस कोटि के अवरोधक व द्वारक नहीं मिलते हैं, जिससे प्रकाश तरंगों का विवर्तन साधारणतया नहीं होता है। भाई, ध्वनि तरंगों का तो विवर्तन हो जाता है और प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं होता है। अब विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या है सब, एक क्वेश्चन अंतर का पूछा जाता है। किसका अंतर, व्यतिकरण और विवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है। तरंगों के अध्यारोपण से विवर्तन, ये द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, और ये तरंगाग्रों के अध्यारोपण से। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या मिलेगी, सर्वाधिक मिलेगी। फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जबकि काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। काली व चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, समान होगी। केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी और चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता घटती चली जाएगी। चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होगी। कैसे होगी भाई, चमकीली सभी और सभी काली की तीव्रता क्या होगी, एक समान। काली फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, इसमें शून्य होगी। काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होगी, जो ब्राइट डार्क बनेगी उसकी तीव्रता शून्य नहीं है। काली फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। विवर्तन फ्रिंजों के मध्य अच्छा विपर्यास नहीं होता, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट होती है वो अच्छी नहीं होती। जबकि व्यतिकरण में कॉन्ट्रास्ट क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छा यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब एकल जीरी विवर्तन पैटर्न का अवलोकन कैसे करें, है ना, दो अपन इसको ब्लेड्स को लेके अपन इसका विवर्तन को पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ देखो आपके सामने दो ब्लेड्स रखी हुई है ना, ऐसे सटा के रखी है। एकल जीरी या स्लिट से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए दो रेजर व बल्ब लेते हैं। दो रेजर ब्लेड ले लिया और बल्ब ले लिया। दोनों ब्लेडों को एक दूसरे के कैसे व्यवस्थित रखना है, समांतर। और संकीर्ण झिल्ली का निर्माण, संकीर्ण झिल्ली मतलब देखो बीच में हल्का सा छेद रखा बने, यहाँ से प्रकाश पास आउट हो सकता है। इस झिरी से एक तरफ विद्युत बल्ब रखकर दूसरी तरफ से देखने पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती। अगर आपने पीछे की तरफ क्या रखा है, ऐसे बल्ब रखा है, और इधर से अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई देंगे, है ना। आगे चलते हैं। फ्रेनेल दूरी सिलेबस में नहीं है आपके। विभेदन क्षमता सिलेबस में नहीं है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता सिलेबस में नहीं है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता भी नहीं है। प्रकाश का ध्रुवण आपके सिलेबस में, ये सिलेबस में अब प्रकाश का ध्रुवण आपके सिलेबस में।
प्रकाश का ध्रुव। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण दिशा के लंबवत एक समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। मतलब प्रकाश को यहाँ पे क्या माना गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग माना गया, जिसके कंपन एक दूसरे के कैसे होंगे, लंबवत कंपन होंगे, और तरंग संचरण दिशा के भी क्या होंगे, लंबवत होंगे और समान कला में होंगे। प्रकाश तरंग की अधिकांश ऊर्जा का संचरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा होता है। जो प्रकाश चलता है वो अधिकतम ऊर्जा किसके लेके चलता है, विद्युत क्षेत्र के लेके चलता है, इसलिए इसे प्रकाश सदिश भी कहा जाता है। यह प्रकाश सदिश प्रकाश तरंग के चारों ओर क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र सदिश, ये है आपका विद्युत क्षेत्र के कंपन, ये जो कंपन दिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र के हैं, ये जो कंपन दिख रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के। दोनों एक दूसरे कैसे जा रहे हैं, लंबवत जा रहे हैं, और इसी के लंबवत तरंग भी जा रही है आपकी। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप हो गया, जो एक प्रकार से क्या है, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश भी अपन इसको कह सकते हैं। अब बात आता है इंपॉर्टेंट लाइन, ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश। इसके ऊपर एक जनरल 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने की घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। जो साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश जो होता है उसके सदिशों को एक ही तल में व्यवस्थित कर दो, सारी दिशाओं में संचरित होता है, तो अपने को क्या करना है, एक ही तल में व्यवस्थित करना है, और एक ही तल में व्यवस्थित कर दिया तो इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। साधारणतः प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश व ध्रुवण से प्राप्त प्रकाश को क्या कहा जाता है, ध्रुवित प्रकाश। साधारण जो प्रकाश होगा उसे अपन अध्रुवित प्रकाश बनेंगे, और ध्रुवण से अगर प्रकाश प्राप्त करें तो कौन सा प्रकाश होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। तो अध्रुवित प्रकाश को इस तरह से अपन लिख सकते हैं, एक प्रकाश है, इसके कंपन देखो सभी दिशाओं में हो रहा है, जितनी भी संभव दिशाएं उन सभी संभव दिशाओं में कंपन हो रहा है, इसे अध्रुवित प्रकाश। ऐसे भी लिखते हैं, देखो प्रकाश तरंग ऐसे है तो ऐसे लंबवत कंपन भी हो रहा है, और बीच में डॉट लगा रखा है, डॉट का मतलब कागज तल के लंबवत कंपन, और इसका मतलब कागज तल के समांतर कंपन। तो एक तो कागज तल में कंपन हो रहा है और एक कागज तल के लंबवत। देखो ये डॉट डॉट जितने भी बन रहे हैं वो सब कागज तल के लंबवत कंपन है, और सीधी सीधी जो लाइनें हैं वो सारी की सारी सीधी लाइनें कौन है, वो सारी की सारी सीधी लाइनें कागज तल में कंपन, दोनों दिशाओं होगी। या फिर ऐसा मिल जाए, दोनों एक है, ऐसा मिल जाए या ऐसे स्ट्रेट मिल जाए, ये केवल एक ही दिशा में कंपन है, इसको अपन बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। या तो एक ही दिशा में, देखो या तो समांतर ऐसे कागज तल में कंपन हो रहे हैं, या कागज तल के लंबवत कंपन, अलग अलग ही, और दोनों साथ में नहीं हो, अगर दोनों को मिला दो ऊपर तो अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। ये कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है सर। अब आप बात आती है कंपन तल किसे कहते हैं, ध्रुवण तल किसे कहते हैं। परिभाषा आएगी यहाँ से, ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश कंपन करते हैं। एक ऐसा तल बनाएंगे जिसमें केवल ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश कंपन करेंगे, क्या कहलाएगा, कंपन तल। तो यहाँ देखो आप, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज दिखेगी, इस रेंज के अंदर केवल ध्रुवित प्रकाश ही कंपन करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंपन तल। यहाँ से ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश का एक भी प्रकाश सदिश उपस्थित नहीं हो। यहाँ अगर देखेंगे अपन इस वाले तल में, तो इसके अंदर एक भी ध्रुवित प्रकाश का कण नहीं दिखेगा, तो एक दूसरे के कैसे कंपन कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं। देखो ये लंबवत कंपन होते हैं, और जहां पे इन दोनों का कटान बिंदु है वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है।